सुबह की पहली किरण जब लखनऊ की सड़कों पर बिखर रही थी, ठीक उसी वक्त राजेश का पुराना पीला नीला ऑटो धीरे धीरे हजरतगंज की भीड़ में घुस रहा था। इंजन की हल्की हल्की खटखट सुनकर लगता था जैसे कोई बूढ़ा दिल धड़क रहा हो, जिसने सालों से परिवार की हर जरूरत को अपने कंधों पर ढोया हो। राजेश की आंखें सड़क पर टिकी थीं, लेकिन उसका मन कहीं और था। वो सोच रहा था कि आज शाम को आरव के स्कूल की फीस भरनी है, माँ सरला जी की दवाइयाँ लानी हैं और घर में चावल भी खत्म हो चुके हैं। पसीने से तरबतर उसकी कमीज चिपक रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान नहीं मिट रही थी, क्योंकि हर सवारी के बाद जब कोई यात्री पैसे देकर धन्यवाद भैया कहता, तो राजेश को लगता कि वो सिर्फ पैसे नहीं बल्कि अपने बेटे के भविष्य के लिए एक और ईंट जोड़ रहा है। अचानक गोमती नगर के ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती के सामने खड़े दो पुलिस वाले ने हाथ उठाया। राजेश ने ऑटो रोका। दिल में हल्की सी घबराहट हुई, लेकिन उसने सोचा शायद कोई रूटीन चेकिंग होगी। हवलदार ने कागज मांगे। राजेश ने झट से लाइसेंस और परमिट निकाले, लेकिन हवलदार की भौहें तन गई। ये क्या है? तुमने रॉन्ग साइड से कट मारा है, जुर्माना 500 रुपए। राजेश ने हैरानी से पूछा, साहब मैं तो सीधे आ रहा था, रॉन्ग साइड कहाँ से? लेकिन हवलदार ने सख्ती से कहा, या तो जुर्माना भर दो वरना थाने चलो। थाने का नाम सुनते ही राजेश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो जानता था कि लखनऊ के गोमती नगर थाने में अभी अभी उसकी पत्नी प्रिया की पोस्टिंग हुई है। वही प्रिया जिसे उसने ऑटो की कमाई से पढ़ाया, ट्यूशन दिलवाया, रात रात भर जाकर कोचिंग छुड़वाया, और आज वही इंस्पेक्टर बनकर उस थाने की शान थी। राजेश ने मन ही मन सोचा, प्रिया तो मेरी हर बात मानती है, वो जरूर पूछेगी कि गलती क्या हुई और मुझे छोड़ देगी। उसने हवलदार से कहा, साहब मैं जुर्माना नहीं भरूंगा, मुझे थाने ले चलिए। हवलदार हैरान हुआ, लेकिन राजेश की आंखों में एक अजीब सा विश्वास था, जो सालों की मेहनत और प्यार से उपजा था। थाने पहुंचते ही राजेश को एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बिठा दिया गया। चारों तरफ पुलिस की वर्दियां, फाइलों की धूल और दीवार पर लटकते पोस्टर। अपराधी को सजा, जनता को न्याय। राजेश की नजर दरवाजे पर टिकी थी, जहां से प्रिया कभी भी बाहर आ सकती थी। तभी अंदर से तेज आवाज आई, मेरा नाम लेकर कोई गलत फायदा मत उठाओ। मैंने रात दिन मेहनत करके ये पोस्ट बनाई है, आगे से ऐसी उम्मीद मत रखना। प्रिया फोन पर किसी को डांट रही थी। उसकी आवाज में वही सख्ती थी जो कभी घर में नहीं सुनाई देती थी। राजेश का दिल धक से हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया, वो ड्यूटी पर है, घर में तो वही पुरानी प्रिया है। प्रिया बाहर आई, नीली वर्दी में, बालों की चोटी कसी हुई, चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में अधिकार का घमंड। उसने सिपाही से पूछा, इसे क्यों पकड़ा? सिपाही ने सलाम ठोंका, मैडम ट्रैफिक नियम तोड़ा, जुर्माना देने से मना कर रहा है। राजेश ने उम्मीद भरी नजरों से प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखें कह रही थीं, प्रिया मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा राजेश हूं, जिसने तुम्हें ये वर्दी पहनाई है। लेकिन प्रिया की नजरें ठंडी थीं, जैसे बर्फ की सिल्ली। उसने सख्त आवाज में कहा, अगर जुर्माना नहीं देगा तो इसका ऑटो जब्त कर लो और इसे यहां से भगा दो। अगर ऑटो चाहिए तो कल कोर्ट से छुड़वा ले। राजेश का दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो ऑटो, जिसकी हर खटखट में उसकी मेहनत की कहानी थी, जिसकी सीट पर बैठकर उसने प्रिया को इंस्पेक्टर बनाया, आज वही प्रिया उसे छीन रही थी। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने आंसू पी लिए। हवलदार ने उसे धक्का देकर बाहर निकाला और ऑटो की चाबी जेब में डाल ली। राजेश भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। सड़क पर उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी, जैसे उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा भी छिन गया हो। घर पहुंचा तो मां सरला जी चौके में चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। राजेश ने सारी बात बताई। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं। मां, प्रिया इतनी बदल गई है कि मुझे पहचानती तक नहीं। उसी ऑटो से कमाकर मैंने उसे पढ़ाया और आज वही मेरा रोजगार छीन रही है। सरला जी की आंखें भर आईं। उन्होंने रोटी का आटा हाथ से मसलते हुए कहा, बेटा याद है, शादी के 2 महीने बाद ही प्रिया ने कहा था, मुझे पढ़ना है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, तुम्हें मेरा खर्च उठाना होगा। हमने कितनी मुश्किलें झेली, लेकिन उसे कभी मना नहीं किया। और आज वही हमें भूल गई। उसी वक्त 6 साल का आरव दादी के पास खेल रहा था। उसके छोटे छोटे हाथों में एक पुराना खिलौना था, जो राजेश ने मेले से खरीदा था। आरव की मां प्रिया हमेशा ड्यूटी पर रहती थी, सरकारी क्वार्टर में रहती थी।
और घर आती भी तो थकी हुई। आरव दादी के साथ ही सोता, दादी ही उसे खाना खिलाती, दादी ही उसे कहानियां सुनाती। राजेश ने आरव को गोद में उठाया। उसका मासूम चेहरा देखकर उसका दर्द और बढ़ गया। अगर ऑटो चला गया तो इसकी फीस कैसे भरूंगा? रात हो गई, घर में सिर्फ एक बल्ब की पीली रोशनी थी। राजेश छत पर बैठा था, तारों को देख रहा था और सोच रहा था कि कल प्रिया शायद पछताएगी, शायद ऑटो छुड़ाने आएगी। लेकिन कहीं दूर गोमती नगर के सरकारी क्वार्टर में प्रिया अपनी वर्दी उतारकर बिस्तर पर लेटी थी और उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक ठंडी संतुष्टि थी। मैंने सही किया, कोई मेरे नाम का गलत फायदा नहीं उठा सकता। अगली सुबह लखनऊ की हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन राजेश के घर में जैसे कोई तूफान आया हुआ था। सरला जी ने सुबह सुबह चाय बनाई, पर चाय का कप ठंडा ही रह गया, क्योंकि राजेश की आंखें ऑटो की याद में भीगी थीं। आरव दादी के पास बैठा था, उसकी छोटी उंगलियां दादी के आंचल को पकड़े हुए थीं, जैसे डर हो कि कहीं मां न आ जाए और उसे फिर ले जाए। राजेश ने मां से कहा, मां, आज कोर्ट जाऊंगा, ऑटो छुड़वाऊंगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन अंदर से उसका दिल कह रहा था, प्रिया शायद खुद आएगी, माफी मांगेगी और सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ गोमती नगर के सरकारी क्वार्टर में प्रिया अपनी वर्दी आयरन कर रही थी। उसकी आंखों में नींद कम और गुस्सा ज्यादा था। वो गवार राजेश ऑटो छुड़ाने तक नहीं आया। मैंने सारा इंतजाम कर रखा था, बस एक फोन करता, मैं छुड़वा देती। उसने सोचा कि आज खुद जाएगी, राजेश को डांटेगी और उसे समझाएगी कि वर्दी का मतलब क्या होता है। दोपहर के 12 बजते प्रिया अपनी सरकारी जीप लेकर हजरतगंज की गलियों में पहुंची। जीप रुकी, धूल उड़ी और प्रिया नीली वर्दी में उतरी। आसपास के लोग रुककर देखने लगे, जैसे कोई हीरोइन फिल्मी सीन कर रही हो। राजेश का घर एक छोटी सी गली में था, जहां दीवारें पुरानी थीं, लेकिन प्यार नया। दरवाजा खुला था। प्रिया अंदर घुसी तो देखा राजेश मां सरला जी के सिर पर तेल लगा रहा था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मां के सफेद बालों में घूम रही थीं, जैसे सालों का थकान मिटा रहा हो। आरव पास में फर्श पर लकड़ी का घोड़ा दौड़ा रहा था। उसकी हंसी घर में गूंज रही थी। कोई भी बच्चे की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन बच्चा इतना खुश था कि उसकी आंखें चमक रही थीं। प्रिया का खून खौल उठा। तुम लोग यहां आराम से बैठे हो और ऑटो छुड़ाने तक नहीं आए, प्रिया की आवाज गूंजी, जैसे थाने की दीवारें हिल गई हों। राजेश ने सिर उठाया, उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन शांत। वो कुछ नहीं बोला, बस मां के बालों में तेल लगाता रहा। प्रिया और चिल्लाई, बच्चे को संभालना भी नहीं आता? अगर आरव को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? राजेश ने पहली बार मुंह खोला। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें सालों का दर्द था। प्रिया, तुम क्या कह रही हो? आरव को जन्म से लेकर आज तक मां ने ही पाला है। उसे पता है कि बच्चे की हर सांस कैसे संभाली जाती है। तुम ड्यूटी पर रहती हो, रात को थाने में, सुबह क्वार्टर में, तुम्हें क्या पता कि बच्चा कब रोता है, कब हंसता है? प्रिया का चेहरा लाल हो गया। तुम गवार लोग ड्यूटी का मतलब क्या जानो? मैंने सारा इंतजाम कर रखा था, तुम समय पर थाने नहीं आए। राजेश ने ठंडी सांस ली, उसकी आंखें नम थीं, लेकिन आवाज में कोई गुस्सा नहीं। अगर तुम्हें इतनी चिंता थी तो उसी दिन थाने में कह देती, ये मेरा पति है, इसका ऑटो मत जब्त करो। तुम तो इंस्पेक्टर हो, असलियत पता कर सकती थी। लेकिन शायद तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठाना चाहता हूं, जबकि मैंने कोई गलती ही नहीं की थी। प्रिया चीख पड़ी, बस बहुत हुआ। मुझे तुम जैसे निकम्मे गवार के साथ नहीं रहना। उसने आरव का हाथ पकड़ा। बच्चा डर गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मम्मी, मुझे दादी के साथ रहना है। आरव रोने लगा, लेकिन प्रिया ने उसे खींचा। कमरे में गई, उसकी सारी चीजें, छोटे छोटे कपड़े, खिलौने, स्कूल की कॉपी, सब एक बैग में ठूंस दिया। मैं कब तक तुम्हारी बकवास सुनूंगी? आज से मैं आरव को अपने पास रखूंगी। राजेश खड़ा हो गया, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सिर्फ इतना बोला, अगर तुम्हें ऐसा ही सही लगता है तो कर लो। आरव जोर जोर से रो रहा था, पापा, दादी, लेकिन प्रिया ने उसे जीप में बिठा लिया। जीप चली गई, धूल उड़ती रही और राजेश का घर खाली हो गया। सरला जी दीवार से सिर टिकाकर रोने लगीं,
उनकी आवाज में सिर्फ एक सवाल था, मैंने क्या गलती की थी जो मेरी बहू मुझे भूल गई? उस रात राजेश छत पर बैठा रहा, तारों को देखता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन था। उसने सोचा, प्रिया बदल गई है, लेकिन आरव, मेरा बेटा, वो तो मेरा है। दूसरी तरफ क्वार्टर में प्रिया ने आरव को बिस्तर पर लिटाया, लेकिन बच्चा रोता रहा, दादी, पापा। प्रिया ने उसे डांटा, चुप हो जाओ। यहां कोई दादी पापा नहीं है। लेकिन आरव की आंखें बंद नहीं हुईं। वो रात भर दादी की गोद की गर्मी को याद करता रहा। प्रिया के माता पिता को जब बात पता चली तो उन्होंने फोन किया, प्रिया, ये क्या कर रही हो? बच्चे को मां बाप दोनों की जरूरत होती है, लेकिन प्रिया ने फोन काट दिया, मुझे किसी से मतलब नहीं। मैं इंस्पेक्टर हूं, मेरी मर्जी। उसके भाई ने भी समझाया, लेकिन प्रिया ने उसे भी बुरा भला कह दिया। धीरे धीरे प्रिया अकेली पड़ती गई। न मां बाप, न भाई, न पति, न बेटे का प्यार। सिर्फ वर्दी थी और उसका घमंड। लेकिन कहीं दूर राजेश की मां सरला जी ने पुराना संदूक खोला। उसमें कुछ पुराने कागज थे। एक फोटो थी राजेश और प्रिया की शादी की, जहां प्रिया राजेश के कंधे पर सिर रखे मुस्कुरा रही थी। सरला जी की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने कागज को सहेज लिया। बेटा, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। लखनऊ की दोपहरें अब राजेश के लिए सिर्फ धूप नहीं, बल्कि एक खालीपन की आग थी। ऑटो चला गया था, आरव चला गया था, और घर में सिर्फ मां सरला जी की खांसी और चूल्हे की लकड़ी की चटकन थी। राजेश अब सुबह सुबह चौक बाजार जाता, वहां से सस्ती सब्जियां लाता और शाम को मां के साथ बैठकर चुपचाप खाना खाता। लेकिन रातें सबसे भारी थीं। वो आरव की छोटी सी चारपाई को देखता, जहां अब सिर्फ एक पुराना तकिया पड़ा रहता था, और उसकी आंखें भर आती। मां, आरव को ठंड तो नहीं लग रही होगी ना? वो बार बार पूछता, और सरला जी सिर्फ सिर हिलाती, क्योंकि जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। दूसरी तरफ गोमती नगर के सरकारी क्वार्टर में प्रिया ने एक नौकरानी रख ली थी, नाम था शांति। शांति सुबह आती, आरव को नहलाती, स्कूल भेजती और शाम को बाजार ले जाती। प्रिया ड्यूटी पर होती, रात को थक कर आती और आरव को बस एक सो जाओ कहकर बिस्तर पर धकेल देती। आरव अब चुप रहने लगा था। उसकी हंसी गायब हो गई थी। उसकी आंखें हमेशा दरवाजे की ओर टिकी रहती, जैसे कोई आएगा, कोई उसे ले जाएगा। वो रात को सोने का नाटक करता, और जब प्रिया सो जाती तो तकिए में मुंह छिपाकर रोता, दादी, पापा। एक दिन शांति आरव को हजरतगंज के अमीनाबाद बाजार ले गई सब्जियां खरीदने। भीड़ थी, रेहड़ी वालों की आवाजें, सब्जियों की महक और बच्चों की चीखें। आरव शांति का हाथ पकड़े चल रहा था, उसकी छोटी टोपी सिर पर लटक रही थी। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। सफेद साड़ी, हाथ में थैला और चेहरे पर वही ममता जो वो भूल चुका था। दादी, आरव चीखा और शांति का हाथ छोड़कर दौड़ा। सरला जी ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, उनका थैला हाथ से गिर पड़ा। आरव ने दादी के पैरों में सिर छिपा लिया और रोने लगा, वो रोना जो महीनों से दबा हुआ था। दादी, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना। मम्मी एक गंदे अंकल के साथ रहती हैं। वो दोनों मुझे मारते हैं। आरव की छोटी सी आवाज में इतना दर्द था कि सरला जी का दिल फट गया। वो बच्चे को गोद में उठाना चाहती थीं, लेकिन पैर कांप रहे थे। बेटा, कौन अंकल? क्या कह रहा है तू? आरव ने रोते रोते बताया, मम्मी के घर रोज एक अंकल आते हैं, कभी पूरा दिन रहते हैं। मैं सोने का नाटक करता हूं। वो मुझे डांटते हैं, मारते हैं। दादी, मुझे पापा के पास ले चलो। तभी शांति दौड़ती हुई आई। आरव, इधर आओ। उसने बच्चे का हाथ खींचा, लेकिन आरव जोर जोर से चीखने लगा, नहीं, मुझे दादी के पास रहना है। सरला जी ने शांति से कहा, बेटी, तू अपना सामान खरीद ले, मैं अभी बच्चे को समझाकर भेजती हूं। शांति ने सख्ती से कहा, नहीं आंटी जी, मैडम ने बोला है, बच्चा किसी के पास नहीं जाना चाहिए। सरला जी का मन था कि बच्चे को छिपा लें, लेकिन वो मजबूर थीं। उन्होंने आरव के गाल पर आंसू पोंछे और धीरे से कहा, बेटा, अभी मम्मी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन हम जल्दी आएंगे, तुझे ले जाएंगे।
आरव को जबरदस्ती ले जाया गया। सरला जी घर लौटीं तो उनका चेहरा पीला था। रात को राजेश घर आया तो मां ने सब बता दिया। बेटा, तेरी प्रिया वो कोई गलत रास्ते पर है। आरव ने बताया। राजेश का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। मां, मैं खुद देखूंगा, उसने फैसला किया। छुट्टी वाले दिन प्रिया के क्वार्टर जाएगा। शनिवार का दिन लखनऊ में हल्की बारिश हो रही थी। राजेश और सरला जी बिना बताए गोमती नगर पहुंचे। क्वार्टर का दरवाजा बंद था। राजेश ने घंटी बजाई। अंदर से प्रिया की नींद भरी आवाज आई। कौन है? दरवाजा खुला। प्रिया नीले नाइट सूट में, बाल बिखरे हुए। राजेश को देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? सरला जी बोली। अपने बेटे और पोते से मिलने आए हैं, इसमें गलत क्या है? प्रिया चुप हो गई। राजेश अंदर घुसा। कमरे में रोशनी कम थी, लेकिन बेड पर एक नौजवान आदमी लेटा था। शर्ट की बटन खुली हुई और पास में आरव सोया पड़ा था। राजेश का खून खौल उठा। उसने प्रिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। ये क्या है प्रिया? वो आदमी उठकर बैठ गया। कौन है ये बदतमीज जो तुझे मार रहा है? प्रिया ने कांपती आवाज में कहा। यही मेरा निकम्मा गवार पति है। राजेश का शरीर कांपने लगा। सरला जी ने उसे पकड़ लिया। बेटा, धैर्य रखो। राजेश ने आरव को गोद में उठाया। उसका छोटा सिर उसके कंधे पर टिका। तो इसीलिए तू मुझे छोड़कर यहां रह रही थी? प्रिया अब खुल गई। हाँ, अच्छा हुआ तुमने देख लिया। ये विक्रम है, मेरा सीनियर। ट्रेनिंग के समय से हमारा रिश्ता है। मुझे तुम जैसे गवार से कोई मतलब नहीं। राजेश की आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। प्रिया ने एक फाइल निकाली। ये तलाक के कागज हैं, साइन कर दो। राजेश ने बिना देखे साइन कर दिए। आरव को गोद में लिए वो और मां चले गए। बारिश में उनकी परछाइयां धुंधली हो रही थीं, जैसे उनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय लिखा जा रहा हो। घर पहुंचकर राजेश कमरे में बैठ गया। सरला जी ने पुराना संदूक खोला। एक कागज निकाला, जमीन के कागजात। बेटा, ये देख, ये तेरे दादाजी की जमीन है, करोड़ों की। राजेश की आंखें चौड़ी हो गईं। मां, ये? सरला जी बोली। अब वक्त है नई शुरुआत का। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन लखनऊ की सड़कों पर पानी की चमक अभी भी बाकी थी। राजेश का घर अब सिर्फ 4 दीवारें नहीं था, वो एक खाली कवच था, जिसमें सिर्फ 3 सांसें बाकी थीं। राजेश की, सरला जी की और आरव की। राजेश ने उस रात कुछ नहीं खाया। वो बस संदूक के कागजात को हाथ में लिए बैठा रहा। मां, ये सच है? उसकी आवाज में पहली बार एक चिंगारी थी। सरला जी ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, तेरे दादाजी ने गोमती नगर के पास एक जमीन खरीदी थी, जो आज करोड़ों की है। हम भूल गए थे, लेकिन वक्त ने याद दिलाया। अगले दिन सुबह सुबह राजेश और सरला जी वकील के पास गए। कागजात सही निकले। जमीन बेची गई, पूरे 7 करोड़ रुपए। राजेश के हाथ में पहली बार इतना पैसा आया कि उसकी उंगलियां कांपने लगीं। लेकिन उसने एक पैसा भी बर्बाद नहीं किया। सबसे पहले उसने हजरतगंज में एक छोटा सा मकान खरीदा। 2 कमरे, एक आंगन और एक छोटा सा बगीचा, जहां आरव के लिए झूला लगेगा। फिर उसने आरव का नाम शहर के सबसे अच्छे स्कूल में डलवाया। लेकिन सबसे बड़ा फैसला उसने खुद के लिए लिया। मैं फिर पढ़ूंगा। राजेश की पढ़ाई प्रिया की वजह से रुक गई थी। उसने इंटर पास किया था, लेकिन प्रिया की कोचिंग, फीस, किताबों के लिए उसने कॉलेज छोड़ दिया था। अब उसने तय किया वो पुलिस की तैयारी करेगा। सुबह 5 बजे उठता, लाइब्रेरी जाता, रात को 12 बजे तक किताबें पढ़ता। आरव उसके बगल में बैठकर होमवर्क करता और सरला जी चाय लेकर आती। बेटा, धीरे धीरे, जल्दी मत कर। लेकिन राजेश की आंखों में एक आग थी। मां, मैं प्रिया को दिखाऊंगा कि गवार कौन है। इधर सरला जी ने घर के आंगन में अचार पापड़ का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शांति, वही नौकरानी जो प्रिया के यहां थी, अब राजेश के यहां आ गई थी। प्रिया ने उसे निकाल दिया था, क्योंकि आरव अब उसके पास नहीं था। शांति बोली, भैया, मैंने देखा है कि आरव कितना रोता था।
अब मैं यहीं रहूंगी। तीनों मिलकर काम करते, सुबह मसाले पीसते, दोपहर में जार भरते, शाम को हजरतगंज के दुकानदारों को बेचते। धीरे धीरे सरला माँ का अचार पूरे लखनऊ में मशहूर हो गया। लोग कहते, ये अचार में स्वाद नहीं, ममता है। 2 साल बीत गए। राजेश की मेहनत रंग लाई। यूपी पुलिस का रिजल्ट आया। राजेश कुमार, रैंक 12, एसपी के पद पर चयन। जब नियुक्ति पत्र आया तो सरला जी की आंखें भर आईं। आरव दौड़कर पापा के गले लगा। पापा, आप अब पुलिस वाले बन गए। राजेश ने उसे गोद में उठाया। हाँ बेटा, लेकिन मैं वर्दी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए बना हूं। मीडिया में खबर छपी, ऑटो चालक से एसपी बने राजेश कुमार। लोग उनके घर आने लगे, इंटरव्यू लेने लगे। राजेश ने अपनी पोस्टिंग उसी लखनऊ में करवाई जहां प्रिया अब इंस्पेक्टर थी। लेकिन प्रिया की दुनिया अब अंधेरे में डूब चुकी थी। विक्रम, उसका सीनियर, शादीशुदा था, 2 बच्चे, 1 पत्नी। प्रिया को यह पता था, लेकिन प्यार के नाम पर वो अंधी हो गई थी। विक्रम ने एक दिन प्रिया का वीडियो बना लिया जिसमें वो रिश्वत ले रही थी। उसने धमकी दी, अगर मुझसे दूर हुई तो वीडियो वायरल कर दूंगा। प्रिया डर गई। उसने खाना छोड़ दिया, अच्छे कपड़े पहनना बंद कर दिया, फोन भी रखने से मना कर दिया गया। वो अब एक कंकाल थी, आंखें धंसी हुईं, चेहरा पीला और दिल टूटा हुआ। एक दिन लखनऊ पुलिस की वार्षिक पार्टी थी। प्रिया को भी बुलाया गया। वो गई, लेकिन उसकी वर्दी अब ढीली पड़ने लगी थी। स्टेज पर उसे बुलाया गया। इंस्पेक्टर प्रिया, 2 शब्द कहें। वो माइक के पास गई, लेकिन अचानक चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, कमजोरी और तनाव की वजह से। राजेश, जो अब एसपी थे, अस्पताल पहुंचे। प्रिया को देखकर उनकी आंखें भर आईं। ये वही प्रिया है जो कभी मेरे कंधे पर सिर रखकर सोती थी। प्रिया को होश आया। उसने राजेश को देखा और रोने लगी। राजेश, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलती की। लेकिन राजेश की आंखें ठंडी थीं। प्रिया, अब बहुत देर हो चुकी है। वो चले गए। प्रिया अब अकेली थी। नौकरी गई, विक्रम ने धोखा दिया, माता पिता ने बात बंद कर दी, भाई ने भी साथ छोड़ दिया। वो पागलों की तरह सड़कों पर घूमती और लोग कहते, ये वही इंस्पेक्टर प्रिया है ना। एक दिन प्रिया अमीनाबाद बाजार में थी। उसने सरला जी को देखा। माँ जी। वो दौड़ी, लेकिन सरला जी ने चश्मा उतारा और बोली, तुम कौन हो? मुझे माँ जी क्यों कह रही हो? प्रिया रोने लगी। माँ जी, मैं प्रिया हूं। मुझसे गलती हो गई। राजेश से कहो मुझे माफ कर दे। सरला जी की आंखें नम थीं, लेकिन आवाज सख्त। बेटी, जो बीज बोया वही फल काटना पड़ता है। वो चली गई। प्रिया अब टूट चुकी थी। उसने विक्रम से कहा, वीडियो वायरल कर दो, मैं अब जीना नहीं चाहती। और फिर एक दिन, जब लखनऊ की सड़कें सूनी थीं, प्रिया की लाश मिली। डॉक्टर ने कहा, भूखमरी और डिप्रेशन। लखनऊ की सुबह अब राजेश के लिए सिर्फ सूरज की किरणें नहीं थीं, वो एक नई जिंदगी की पहली सांस थी। हजरतगंज का उनका नया मकान अब हंसी खुशी से गूंजता था। सुबह 5 बजे राजेश की वर्दी आयरन होती, आरव स्कूल की यूनिफॉर्म में तैयार होता और सरला जी आंगन में अचार के जार सजाती। सरला माँ का अचार अब सिर्फ लखनऊ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में मशहूर था। दुकानों पर लाइन लगती, ऑनलाइन ऑर्डर आते और शांति अब मैनेजर बन चुकी थी। राजेश की एसपी की गाड़ी जब सड़क पर निकलती तो लोग रुककर सलाम करते, वो देखो, ऑटो वाला एसपी। लेकिन राजेश की आंखों में कभी घमंड नहीं आया। वो हर सुबह गोमती किनारे जाकर उस पुराने ऑटो की फोटो देखते जो अब उनके ऑफिस की दीवार पर टंगी थी। ये ऑटो नहीं, मेरी माँ का आशीर्वाद था, वो अपने जूनियर्स को बताते। आरव अब 10 साल का हो चुका था। वो पापा की गोद में बैठकर कहानियां सुनता। पापा, आपने मम्मी को कैसे पढ़ाया? राजेश मुस्कुराते, बेटा, प्यार मेहनत से बड़ा होता है, लेकिन मेहनत प्यार से नहीं डरती। प्रिया की मौत की खबर जब आई तो राजेश थाने में थे। एक कांस्टेबल ने अखबार दिखाया, सर, इंस्पेक्टर प्रिया आत्महत्या। राजेश की कलम हाथ से गिर गई। वो अस्पताल गए जहां प्रिया की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा अब पहचान में नहीं आता था। आंखें धंसी हुईं, होंठ सूखे,
और हाथों में वही पुरानी शादी की अंगूठी जो राजेश ने पहनाई थी। राजेश ने उस अंगूठी को उतारा और अपनी जेब में रख लिया। बाहर निकले तो उनकी आंखें नम थीं, लेकिन आवाज स्थिर। किसी को दोष मत दो, बस सबक लो। अंतिम संस्कार का दिन। लखनऊ की गंगा घाट पर चिता सजी। प्रिया के माता पिता आए, लेकिन दूर खड़े रहे। उनका बेटा, प्रिया का भाई, भी आया, लेकिन उसने राजेश से नजरें मिलाईं और सिर झुका लिया। सरला जी ने प्रिया की चिता को माथा टेका और धीरे से कहा, बेटी, जहां भी हो, शांति मिले। राजेश ने आरव को गोद में उठाया और दूर खड़े होकर देखा। आरव ने पूछा, पापा, मम्मी कहाँ गई? राजेश ने उसके गाल पर आंसू पोंछा, बेटा, वो एक गलत रास्ते पर चली गईं, लेकिन हमें सही रास्ते पर चलना है। समय बीता। राजेश अब उत्तर प्रदेश के सबसे ईमानदार एसपी कहलाते थे। उनकी पोस्टिंग हर जगह होती, लेकिन वो हमेशा लखनऊ लौट आते। एक दिन गोमती नगर थाने में एक नई इंस्पेक्टर आई, युवा, महत्वाकांक्षी। उसने राजेश से सलाम किया, सर, मैं भी ऑटो चालक की बेटी हूं। राजेश मुस्कुराए, बेटी, वर्दी मतलब जिम्मेदारी है, घमंड नहीं। और फिर एक शाम, जब सूरज डूब रहा था, राजेश अपने पुराने ऑटो की सीट पर बैठे थे, जो अब उनके घर के आंगन में सजावट की तरह रखा था। आरव उनके बगल में था और सरला जी चाय लेकर आईं। राजेश ने ऑटो की स्टीयरिंग पकड़ी और धीरे से कहा, ये वही सीट है जहां से मैंने प्रिया को इंस्पेक्टर बनाया, और यही सीट मुझे एसपी बनाया। आरव ने पूछा, पापा, क्या मम्मी खुश होंगी? राजेश ने सिर पर हाथ फेरा, बेटा, जो गलत रास्ते पर जाता है उसे पछतावा जरूर होता है, लेकिन हमें अपने रास्ते पर चलते रहना है। दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो शुरू हुई है। राजेश ने साबित किया कि टूटा हुआ दिल भी स्टील बन सकता है, अगर मेहनत और ममता साथ हो। प्रिया की गलती थी घमंड, और उसका अंत सबक। अब आप बताओ, अगर आपके जीवन में कोई प्रिया है जो आपकी मेहनत को भूलकर घमंड में डूब रहा हो, या आपके अंदर कोई राजेश है जो हार मानने को तैयार नहीं, तो आप क्या करोगे? क्या आप प्रिया बनकर वर्दी के घमंड में खो जाओगे, या राजेश बनकर ऑटो की खटखट को सायरन बना दोगे? अपना जवाब कमेंट में लिखो। और हाँ, इस कहानी को उस इंसान तक पहुंचाओ जो आज हार मानने की कगार पर है, क्योंकि कभी कभी एक कहानी पूरी जिंदगी बदल देती है। जय हिंद, जय मेहनत, जय ममता।